प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे वापसी कहानी की। वापसी कहानी प्रख्यात कथाकार उषा प्रियवदा की कहानी है। उषा प्रियवदा का जन्म 1930 में हुआ। नई कहानी आंदोलन से जुड़ी हुई यह प्रमुख कथाकार हैं। नई कहानी आंदोलन में नई कहानी लेखिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उषा प्रियवदा के साथ कृष्णा सोबती, मनु भंडारी का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उषा प्रियवदा का जन्म कानपुर में हुआ। आपने अंग्रेजी में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन भी किया। फुलब्राइट छात्रवृत्ति मिलने पर उषा प्रियवदा अमेरिका चली गई, जहां उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट की उपाधि या पोस्ट डॉक्टरेट की पढ़ाई की और बाद में वही विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। उषा प्रियवदा ने कहानी के अलावा कई उपन्यास भी लिखे, जिनमें 55 खंबे, लाल दीवारें, वनवास और रुकोगी नहीं राधिका और रुकोगी नहीं राधिका विशेष रूप से उल्लेखनीय उपन्यास हैं। उषा प्रियवदा का अधिकतर लेखन शहरी मध्यवर्गीय जीवन से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से मध्यम वर्गीय परिवारों में संबंधों में आने वाले तनाव और संघर्ष को अत्यंत संवेदनशील ढंग से पेश करने में इनकी महारत हासिल है। आज हम पढ़ेंगे वापसी कहानी का कथानक कि इसका मुख्य कथानक क्या है और इस कथानक में लेखिका किस प्रकार का कथानक लेकर के हमारे सामने उपस्थित हुई है। किसी भी कहानी की कथा वस्तु को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि कहानी की रचना किस लिए की गई है, कि कहानी की रचना है उसका कहानी रचने का उद्देश्य क्या है। इस कहानी के माध्यम से रचनाकार क्या कहना चाहता है और जो कहना चाहता है उसे कहने के लिए उसने कथानक को किस तरह विकसित किया है। इस दृष्टि से विचार करने पर वापसी कहानी के केंद्रीय भाव को समझना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इस कहानी के कथा वस्तु पर आते हैं। उषा प्रियवदा की वापसी एक सेवानिवृत्त रेलवे कार्मिक गजाधर बाबू की कहानी है। कहानी में इस बात का उल्लेख नहीं है कि गजाधर बाबू रेलवे में किस पद पर थे और किस तरह का काम करते थे, लेकिन कहानी में बताया गया है कि उनकी पोस्टिंग आमतौर पर छोटे स्टेशनों पर होती थी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे स्टेशन मास्टर पद पर कार्य करते होंगे। स्टेशन मास्टर का पद ऐसा है जिसमें रेलवे कार्मिक को छोटे छोटे स्टेशनों पर ड्यूटी देनी होती है। गजाधर बाबू रेल विभाग में 35 साल तक नौकरी करने के बाद अपने घर लौट रहे हैं। उनकी नौकरी इस तरह की है कि उन्हें रेलवे के छोटे छोटे स्टेशनों पर रहना पड़ता है। उन छोटी जगहों पर वे अपने बच्चों की पढ़ाई का उचित प्रबंध नहीं कर सकते थे और न ही वे अपनी पत्नी और बच्चों को अन्य सुविधाएं प्रदान कर सकते थे। यही सोचकर उन्होंने शहर में एक मकान बनवाया, जहां उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ में रहती थी।
गजाधर बाबू गजाधर बाबू के कुल 4 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटियां। एक बेटी की शादी हो गई थी। बेटी शादी के बाद ससुराल चली गई थी, लेकिन बेटा उसी मकान में अपनी माँ, पत्नी, छोटे भाई और बहन के साथ रह रहा था। छोटे भाई बहन अभी पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू लौटकर इसी अपने घर परिवार में आते हैं। उनमें घर लौटने की खुशी है, अपनी पत्नी का साथ दोबारा पाने की इच्छा है। उनके साथ जीवन के सुखद अनुभव उनकी यादों में बसे हैं। पत्नी की सुंदर और स्नेह भरी छवि उनकी स्मृतियों में बनी हुई है। लंबे काल तक अपनी पत्नी और बच्चों से अलग अकेले रहने से उन्हें मुक्ति मिलने वाली है। इस बात ने उन्हें खुशी से भर दिया है। हालांकि इसके मन में इस बात का विषाद भी है कि इतने सालों जिस संसार में रहे वह भी उनसे छूट रहा है। यहाँ उन्हें आदर भी मिला है और स्नेह भी मिला है, लेकिन जहाँ वे जा रहे हैं वह उनका अपना घर संसार है। गजाधर बाबू ने उस समय की मानसिकता को कहानीकार इन शब्दों में व्यक्त करता है। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर्ड होकर जा रहे हैं। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वह अपने परिवार के साथ रह सकेंगी। कहानी का केंद्रीय मुद्दा यह है कि घर पहुंचने पर क्या उन्हें वही संसार मिलता है जो उनकी यादों में बसा था और जिसके मिलने की उन्होंने उम्मीद की थी। गजाधर बाबू को यह दुनिया नहीं मिलती जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। जल्दी ही उन्हें एहसास हो जाता है कि वे अपने ही घर में बिना बुलाए मेहमान की तरह हैं। उनके आने से जैसे घर की बनी बनाई व्यवस्था में व्यवधान पैदा हो गया है। कहानी में कुछ ऐसे प्रसंगों का उल्लेख है जो उन्हें धीरे धीरे अपने घर वालों से दूर ले जाती हैं। यहाँ तक कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी पत्नी भी अब उनके करीब नहीं रह गई है। वे हर घटना के बाद घर से दूर छोटे स्टेशन पर बिताई गई जिंदगी को याद करने लगते हैं। कहानी की शुरुआत में ही वर्णित एक घटना के उल्लेख से समझा जा सकता है। लौटने के बाद पहली बार गजाधर बाबू अपने बच्चों के बीच आते हैं, जो उनकी अनुपस्थिति में चाय पीते हुए हंसी मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन उनको देखकर सब चुप हो जाते हैं। बहू अपने सिर पर पल्लू रखकर चली जाती हैं। बेटा चाय की आखिरी घूंट भरकर वहाँ से खिसक जाता है। बेटी बसंती पिता के लिए चुपचाप कप में चाय उड़ेलती हैं और कप उनके हाथ में पकड़ा देती हैं। पिता चाय का घूंट लेते हैं और कहते हैं, बेटी चाय तो फीकी है। यह छोटी सी घटना इस बात को बताती है कि पिता की पसंद नापसंद के बारे में बच्चों को कोई जानकारी नहीं है। इस बीच पत्नी वहां आती हैं, लेकिन वह अपना ही दुखड़ा रोने लगती हैं। गजाधर बाबू चाय और नाश्ता का इंतजार करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उनकी मौजूदगी ने घर में कोई उत्साह पैदा नहीं किया है। उन्हें उस समय रेलवे स्टेशन के अपने नौकर गणेशी की याद आती है। रोज सुबह
रोज़ सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गर्मा गर्म पूरियाँ और जलेबी बनाता था। बाबू जब तक उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबियाँ और चाय लाकर रख देता था। कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी लबालब पूरे 2.5 चम्मच चीनी और मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुँचे, गणेशी ने चाय पहुँचाने में कभी देरी नहीं की। क्या मजाल कि कभी उसे कुछ कहना पड़े। गजाधर बाबू अपने घर वालों से गणेशी से ज़्यादा की अपेक्षा करते थे, लेकिन उन्हें गणेशी जैसी सेवा और आदर घर में नहीं मिल रहा था। इसका उन्हें एहसास होने लगा था। बाद में या बाद की घटनाओं से यह एहसास बढ़ता जाता है। घर में उनके रहने की व्यवस्था कुछ इस तरह की जाती है जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है। पत्नी बच्चों के बारे में बहुत सी शिकायतें करती हैं, लेकिन जब उन शिकायतों पर वे बच्चों को कुछ कहते हैं तो न बच्चों को अच्छा लगता है न ही पत्नी को। अपने पति या अपने प्रति अपनी पत्नी और बच्चों का व्यवहार उन्हें अंदर तक आहत कर देता है। पत्नी की जो सुंदर और स्नेह भरी छवि देखने की उम्मीद उन्होंने की थी, उन्हें लगता है कि वह कहीं खो गई है। अब वह पत्नी कुछ इस तरह नजर आती हैं, गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू का पूरा व्यवहार घर के मुखिया सा हैं, जो मानता है कि घर में व्यवस्था और अनुशासन लाने की जिम्मेदारी उनकी है। इसके लिए वे जो भी प्रयत्न करते हैं वे बच्चों को अपनी ज़िंदगी में दखल लगते हैं और इस बात को वे किसी न किसी रूप में व्यक्त भी कर देते हैं। इससे गजाधर बाबू और अधिक दुखी हो जाते हैं। उनका अकेलापन और अधिक बढ़ जाता है। लेकिन जब उनकी पत्नी बताती हैं कि बड़ा बेटा अमर अलग होना चाहता है, तो वे समझ जाते हैं कि इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं है। पिता की गैर मौजूदगी में अमर घर का मालिक बनकर रहता था। बहू को कोई रोक टोक नहीं थी। अमर के दोस्तों का प्राय यही अड्डा जमा रहता था और अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर जाता रहता था। बसंती को भी अच्छा लगता था। स्पष्ट ही गजाधर बाबू ने जाने अनजाने घर के अन्य सदस्यों की स्वतंत्रता छीन ली थी। यहाँ यह प्रश्न जरूर उठता है कि उस घर परिवार में उनकी पत्नी ने अपने को एडजस्ट कर लिया था, लेकिन गजाधर बाबू क्यों नहीं कर सके। पत्नी एडजस्ट होगी उस माहौल में, गजाधर बाबू जो हैं उस माहौल में एडजस्ट नहीं हो सके। क्यों वे चाहते थे कि घर के सभी लोग उनकी इच्छा के अनुरूप अपने को ढालें, न कि वे खुद उनके अनुकूल अपने को ढाल लें। इस लचीलेपन के न होने के कारण ही गजाधर बाबू को अकेले ही दोबारा उसी छोटी जगह जाने का फैसला करना पड़ता है जहाँ से वे सेवानिवृत्त हुए थे। वहाँ तक कि उनकी पत्नी भी साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती है। वापसी कहानी छोटे छोटे प्रसंगों से निर्मित हुई है। इसमें ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जो असामान्य हो, लेकिन इन सामान्य प्रसंगों से ही कहानी में गजाधर बाबू का अकेलापन बहुत ही तीव्रता से उभर कर सामने आता है। कहानी गजाधर बाबू के नज़रिए से लिखी गई है, इसलिए शेष पात्रों का पक्ष उन्हीं के नज़रिए से सामने आता है।
और वे सभी किसी न किसी रूप में गजाधर बाबू को घर छोड़ने के लिए मजबूर करते हुए नजर आते हैं। कहानी को 3 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। पहले भाग में गजाधर बाबू का रिटायर्ड होकर अपने घर लौटने से संबंधित प्रसंग। यह भाग छोटा है जिसमें घर परिवार के बीच लौटने का उल्लास मुख्य रूप से व्यक्त हुआ है। दूसरा भाग जिसमें कहानी का विकास होता है, जिसमें गजाधर बाबू का अपने घर परिवार वालों के साथ रहने से जुड़े हुए प्रसंग है। इन प्रसंगों के माध्यम से गजाधर बाबू का अपने ही परिवार से होने वाले मोहभंग का अपेक्षाकृत विस्तार से वर्णन किया गया है। तीसरे भाग में उनका वापस उसी छोटी जगह लौट जाने का निर्णय और लौटना है जहां से वे रिटायर्ड होकर आए हैं। इस तरह गजाधर बाबू की नौकरी से पहली वापसी और घर से दूसरी वापसी में खत्म हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम वापसी कहानी के कथानक को यहीं खत्म करेंगे। कल हम इसके कुछ चरित्र चित्रणों को लेंगे कि इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से पात्र हैं और उनका चरित्र क्या है, इसका जिक्र करेंगे। आपको मेरा यह कथानक विश्लेषण कैसा लगा? आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।